हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके और हम सबसे जुड़ा हुआ है। हम सब कभी न कभी कंज्यूमर तो बनते ही हैं। इट मीन्स हम सब कभी न कभी कहीं ना कहीं से कुछ सामान तो खरीदते हैं। जैसे ही वो हम सामान खरीदते हैं, हमें कंज्यूमर बन जाते हैं और उसी समय आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता है। जब आप कोई सामान खरीदते हैं उसमें कोई कमी है, जब आप कोई सेवा किसी से लेते हैं उसमें कोई कमी है, तो यहाँ यह एक्ट आपके अधिकारों की रक्षा करता है। उस कमी को, चाहे वो सेवा में हो या वस्तु में हो, आप उसको कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं अगर सामने वाली कंपनी या सेवा देने वाला आपको रिलीफ नहीं देता है तो। इसलिए भारत सरकार द्वारा ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। दोस्तों, इससे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, जो कि वर्तमान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया है। दोस्तों, यह एक्ट राष्ट्रपति जी के अध्यादेश द्वारा 20 जुलाई को, कितने दोस्तों, 20 जुलाई 2019 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था। जबकि यह एक्ट 9 अगस्त 2019 को इसको राष्ट्रपति जी की सहमति मिली और लागू तो पहले से ही हो गया था। तो आज हम इस एक्ट की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं इस एक्ट को। दोस्तों, अगर हम बात करें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, तो इस एक्ट का नाम होगा, सेक्शन 1 के हिसाब से चैप्टर 1 में इसका दिया हुआ इस एक्ट का नाम क्या होगा। तो आप पाएंगे कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये संपूर्ण भारत में लागू होगा एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, तब से ये वहाँ भी लागू हो गया है। और जब ये उस समय की स्थिति है कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू था। 370 के बाद हटने के बाद तो लगभग पूरे देश में लागू हो गया। तो एक बार फिर से बता दूं आपको दोस्तों कि मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपसे सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करूंगा। हम सेक्शन 2 में जाएंगे, जहां देखेंगे कि अलग अलग परिभाषाएं कौन सी हैं। तो एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है। तो एडवर्टाइजमेंट की वही परिभाषा होती है जो आप नॉर्मली आप और हम समझते हैं। हम ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, हम टीवीज़ में देखते हैं, सड़क के किनारे बहुत प्रकार के बोर्ड लगे रहते हैं, वहाँ देखते हैं ऐड। तो ऐड की बात बेसिकली यहाँ इसलिए की गई है कि भ्रामक ऐड देना भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है और इसके ऊपर आप और हमें कोई भी एक्शन ले सकता है। एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी इसकी सेकेंड परिभाषा है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कभी जैसे आपका और मेरा सामान है, हम कोई सामान कहीं से लेते हैं, उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसकी हम उस पर जाँच करवा सकते हैं। तो सेंटर की कोई लैब हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई लैब हो सकती है, या कोई अन्य लैब हो सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी की बात करें तो आगे हम देखेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, इस एक्ट की खासियत है ये सेंट्रल अथॉरिटी। तो हम इसको सेक्शन 10 में जिसको दिया हुआ है, जिसकी परिभाषा, उसको हम देखेंगे। कंप्लेंट्स क्या हो सकती है, कंप्लेंट्स, तो इसमें कई चीज़ें दे रखी हैं। इट मीन्स कि कंप्लेंट कौन ला सकता है। फिर आपने सामान लिया तो डेफिनेटली आप कंप्लेंट कर सकते हो। कोई कंज्यूमर एसोसिएशन है, इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा करता है कंज्यूमर के क्षेत्र में, लोगों के अधिकारों की बात करता है, उस कंडीशन में वह व्यक्ति भी यहाँ पर कंज्यूमर बन सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है और ये स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। सेंट्रल की अथॉरिटीज हो सकती हैं, ये सारी हो सकती हैं कंप्लेनेंट के आधार पर। वन और मोर कंज्यूमर हो सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि जैसे कि अभी एक अमेजन का कोई प्रोडक्ट था, वो कुकर वो लोग बेच रहे थे, उसमें आईसीआईसी मार्किंग नहीं थी, उनके मापदंडों के हिसाब से नहीं थी। तो उसमें कौन बनी थी, सेंट्रल अथॉरिटी। जब बहुत सारे कंज्यूमर्स ने उसमें ऑब्जेक्शन उठाए तो सेंट्रल अथॉरिटी उसमें सामने आई और उन्होंने उन्होंने अमेजन को बोला कि आप इन सारे प्रोडक्ट को वापस लीजिए और इनको बेचना बंद कीजिए। ऐसे तो कंप्लेंट कोई हो सकता है। कंप्लेंट की बात की गई है, कंप्लेंट क्या होगा, तो जैसे इन्होंने बोला है एलिगेशन, भाई आप आरोप तो लगाएंगे ना कि भाई मैंने सामान ए नाम के व्यक्ति से खरीदा था और वो सामान ये प्रकार के डिफ़ॉल्ट है और ये लोग मेरी कंप्लेंट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये एलिगेशंस,
दैट इज़ कंप्लेंट। ठीक। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड, अब इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आप किस किस बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे भाई आपने सोचा कि आप किसी से कोई व्यापार करना चाहते हैं, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं आप किसी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एज पर द लॉ। तो एक कंप्लेंट किसी प्रकार की हो सकती है, इसका सबसेक्शन 2 का यही बोलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेड हो गया, सर्विसेज हो गई, किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेंट की जा सकती है। अब दोस्तों 7 नंबर पर आते हैं कंज्यूमर कौन है। तो इनफैक्ट सीधा सीधा मतलब है कोई व्यक्ति जो कोई गुड्स खरीदता है, कंसिडरेशन देता है, फॉर कंसिडरेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अगर आप कोई चीज़ किसी से फ्री में लेते हैं तब आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। आप अगर कोई चीज़ किसी से फ्री में लेते हैं तब कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब होता है एक कीमत, एक मूल्य। आप किसी दवाई दुकान में जाते हैं, वहाँ से आप मेडिसिन लेते हैं, उसको आप पैसा देते हैं, तब आप कंज्यूमर बनते हैं। फ्री में आप लेते हैं तो यू विल नॉट बी कॉल्ड एज ए कंज्यूमर। कंसिडरेशन, आपने या तो पे कर दिया हो, या हाँ ठीक है भाई मैं आपको दे दूंगा 100 रुपये का, ठीक है मैं आपको कल दे दूंगा। एक प्रॉमिस भी हो सकता है पेमेंट करने का। सेवाएं भी आप ले सकते हैं किसी से। यहाँ पे सामान लेने की बजाय सेवाएं, जैसे आप टेंट लगवा रहे हो, घर की पुताई का हो गया, तो ये सेवाएं, आपने बोला 10 दिन पुताई करूँगा, उसने आपको 20 दिन लगा दिया, पूरा काम नहीं किया, तो उसने आपको सेवा में कमी की, ये भी कंज्यूमर के अंदर, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट की बात करें अगर हम, इसके उदाहरण 2 में दिया हुआ है कि व्हाट आर द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। मीन्स a dispute where a person against whom a complaint has been made, denied, dispute, the allegation containing the complaint। तो सीधी सीधी बात है, डिस्प्यूट का मतलब कहाँ से पैदा होता है कि भाई एक व्यक्ति बोल रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा गलत किया, दूसरा व्यक्ति उसको मना कर रहा है, देन वहाँ पर डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट में भाई हमने डिस्प्यूट लगाया कि आपने मुझे गलत सामान दिया, उसने स्वीकार कर लिया, ठीक है आपने हमने आपको गलत सामान दिया, आप चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तब वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। लेकिन आपने उस पर आउट लगाया कि आपने गलत सामान दिया, वो ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं हमने आपको गलत सामान नहीं दिया, तब वहाँ डिस्प्यूट अराइज होता है। और डिस्प्यूट तब होगा जब आप कंप्लेंट के माध्यम से को देंगे। कंज्यूमर राइट्स की बात करें दोस्तों, उदाहरण 9 इंक्लूड्स बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैजार्डस फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब कहने का मतलब ये कि आप कंज्यूमर हैं, आप हम सब कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर कई प्रकार से हो सकते हैं। तो इसमें इस बात की उल्लेख विवेचना कहाँ की गई है, उदाहरणों में की गई है। कई कई सामान ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे नशीले पदार्थ हो गए। नशीले पदार्थों को बहुत ज़्यादा पहचान किया जा रहा है, मान लीजिए, तो इट इज़ डेंजरस फॉर यूथ, फॉर एवरी पीपल। ये आपके राइट है, उसका पहचान न किया जाए। आपका अधिकार है, राइट टू नो क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ द गुड। ये सारे आपके अधिकार हैं बीइंग कंज्यूमर। आप जो देख रहे हैं, आपको ये अधिकार है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से बन के आया है, किस प्रकार से बना है, क्या क्या उसमें सामान लगा है उसको बनाने में, ये सारी चीज़ें जानना आपका अधिकार है। अन्य पॉइंट्स की बात करें, राइट टू एस्योर वेयर द पॉसिबल एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ द गुड्स, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। मतलब ये कि आपको कोई चीज़ अत्यधिक कीमत पर नहीं मिलेगी, बल्कि एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी हिसाब से मिलनी चाहिए चीज़ें, ना कि ऐसा नहीं परमाणु कुछ भी हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स आपको लगता है कि भाई नहीं, कोई चीज़ अत्यधिक कीमत में मिल रही है। जैसे ये केस आया था कहीं का, कोई, आई थिंक वीरेंद्र सहवाग का है, वो किसी होटल में गए, उन्होंने एक बनाना ऑर्डर किया, और एक बनाने का प्राइस उन्होंने चार्ज किया था 400 और 500 समथिंग रुपीज़, जिसकी उन्होंने शिकायत की, और शिकायत लेने करने पर उस पर एक्शन लिया गया। एक बनाना की कीमत 400 रुपये कैसे हो सकती है, असंभव है इस देश में। तो इस प्रकार से ये 3 क्लॉज यहाँ पे लागू होता है। राइट टू बी हर्ड,
एंड टू बी अज्यूम्ड अ कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन फॉर एप्रोप्रिएट फॉर। मतलब ये कि आप कंज्यूमर हो तो आपको सुना जाए, ये आपका अधिकार है। राइट टू सीक रेड्रेस अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस और अनसेक्युलर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कंज्यूमर। भैया आपके साथ गलत हो रहा है, कहीं गलत प्रैक्टिस हो रही है, तो उस कंडीशन में आप उसका जुडिशल मांग सकते हो कि भैया उसमें उन्होंने गलत किया है या फिर वो लोग गलत ट्रेड प्रैक्टिस आप अपना रहे हैं, उनको ख़त्म कीजिए, ये मेरा अधिकार है। तो ये आपको अधिकार दे देता है। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, छठा बोलता है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो इसमें आप ये किसी भी संस्था से, किसी भी कंपनी से बीइंग कंज्यूमर आप उससे पूछ सकते हो कि आपका प्रोडक्ट है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या प्राइस है, कि एनीथिंग जो आपके बीइंग कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए, ऊपर जो दे रखा है वो आपको बताया जाएगा। अब हम 10वें नंबर की बात करें, डिफेक्ट क्या होता है। मीन्स फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी। तो हम जो जनरल सेंस में हम समझते हैं डिफेक्ट, वही यहाँ मतलब है, उसी को उन्होंने कानूनी भाषा में बहुत ब्रॉड कर दिया है। डिफिशियंसी, देखो डिफेक्ट किसी प्रोडक्ट में आएगा और डिफिशियंसी किसी सेवा में आएगी। ठीक, तो डिफेक्ट एंड डिफिशियंसी दोनों की ही बात की गई यहाँ पर। ये कंज्यूमर के राइट्स हैं, इन पे वो बाद में वो शिकायत कर सकता है। डिज़ाइन इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट मीन्स intended or non-physical or material characteristics of the product includes the intent, non-formulation content of such product, result of the intended manufacturing or process used to produce such product। इसमें देखो काफ़ी सारी बातें हैं। जब हम ब्रेड खरीदते हैं दुकान से, तो भाई ब्रेड कैसे बनती है, ये आपका अधिकार है जानना कि ब्रेड जो है हम जो खरीद रहे हैं वो किस प्रकार से बनाई जा रही है, क्या प्रोसेस है उसको बनाए जाने की, तो आपका ये अधिकार है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द गुड और प्रोविजन ऑफ द सर्विस थ्रू नेटवर्क ऑफ द सेलर अदर देन थ्रू द परमानेंट रिटेल लोकेशन। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब हो गया भैया परमानेंट रिटेल लोकेशन के अलावा आप कहीं और से भी अगर सेल कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्टर जनरल मीन्स डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन 15, हम देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन, देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सीधा मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। सेक्शन 28 में दिया हुआ, ये भी देखेंगे इनका निर्माण कैसे होता है। ई कॉमर्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन लेते हैं, इस वजह से हमें ई कॉमर्स के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ई कॉमर्स संबंध हमारे क्या अधिकार हैं वो भी पता होने चाहिए। दैट्स वाई इसको हम थोड़ा डीपली समझते हैं। तो दोस्तों ई कॉमर्स मतलब यहाँ ये हुआ, मीन्स बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट और ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। इंपॉर्टेंट बात यही है, आप कोई सामान खरीद लो, अगर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से आप कोई सामान परचेज करते हैं, दैट इज़ द ई कॉमर्स। इट मीन्स दैट हम अमेजन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट शॉपिंग करते हैं, या किसी अन्य संस्था शॉपिंग करते हैं जो हमें ऑनलाइन ऑर्डर करने की फैसिलिटी देती है, दैट इज़ द ई कॉमर्स। ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर की बात यहाँ पर की गई है। तो सर्विस और कंज्यूमर और इंक्लूड्स एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो कोई सेवा देता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे कि हम एक तो कंज्यूमर के रूप में गुड खरीद सकते हैं और दूसरा कोई सेवा ले सकते हैं। तो इसी का ही फर्दर एक्सप्लेनेशन हो गया 16 का 17। इंडोर्समेंट मतलब कि प्रकार से प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, दैट इज द इंडोर्समेंट। प्रचार तो हर कोई करता ही, आप हम देखते ही हैं, बिना प्रचार का कोई चीज़ें बिकती नहीं है दोस्तों। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, इंक्लूड्स एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, कमीशन एजेंट, इट कुड बी एनीथिंग। कोई संस्था की बात की गई है जो किसी न किसी प्रकार से कंज्यूमर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई है, उसमें उसके हम बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट। एक्सप्रेस वारंटी मीन्स मटेरियल स्टेटमेंट affirmation of fact, promise or description relating to the product or service warranting that it conform to such material statement, affirmation, promise or description and includes an example or the model of the product, warranting that the whole of such product conform to such sample or the model। तो सीधा सा इसने ये बोल दिया है कि हमारा जो प्रोडक्ट है इस प्रकार का है,
हम इसकी गारंटी दे रहे हैं, हम इसकी सर्विस करेंगे इतने समय में। तो इसका वही मतलब हो गया जो हम नॉर्मली वारंटी के बारे में पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। दोस्तों 21 गुड्स की बात करता है, मीन्स एनी काइंड ऑफ द मोरल प्रॉपर्टी और इंक्लूड्स फूड्स, सारी चीज़ें हो सकती है। हार मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, इंजरी, इलनेस, डेथ, ये सारी चीज़ें हार में आती है। मेंटल एगोनी, मानसिक रूप से परेशान होता है। लॉस ऑफ द कंसर्टिव ऑन द सर्विस, अगर लॉस रिलेटेड टू फॉर्म हॉक रेफरेंस सेक्शन, तो और ये अनप्रोडक्ट लॉस की बात कर रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की लॉस आ सकता है। अब आगे भी बात की गई यहाँ पर इंजरी। व्हाट इज द इंजरी? इंजरी मीन्स हार्म वॉट एवर इलीगल कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड और प्रॉपर्टी। तो किसी व्यक्ति को कोई माइंड में मतलब मानसिक रूप से कोई आघात होता है, उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम दिक्कत, या फिर प्रॉपर्टी पे। अच्छा, इसको क्यों इन्होंने इंक्लूड किया है? एक समझ लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट यूज़ करने पर से कोई इंजरी होती है, तब की बात है। सपोज दैट किसी व्यक्ति ने एक ड्रोन खरीदा, उसने उड़ाना शुरू किया, उड़ने के बाद अपने आप चलते बंद हो गया, किसी सर पे आ गिरा, उसको इंजरी हो गई यहाँ पर। चौबीस बोलता है हु इज द मैन्युफैक्चरर, मीन्स अ पर्सन हु मेक्स एनी गुड पार्ट देयरऑफ। कोई भी कोई व्यक्ति निर्माण करता है कोई, तो वो होगा उसके कोई पार्ट बनाता है, वो होगा। जैसे कि हम होंडा एक्टिवा की बात करें तो क्या पूरी होंडा एक्टिवा होंडा कंपनी बनाती नहीं, उसके वो असेंबल करती है बहुत सारी चीज़ें। इंजन हो गया वो बनाती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें असेंबल करती है वो। तो जो असेंबलिंग वाले जो पदार्थ पार्ट्स हैं जो बनाते हैं, वो भी कौन कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। या फिर ऑन मार्क, जैसे कि वो आजकल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम बहुत सारी कंपनियां चाइना से इम्पोर्ट करती है, उसको अपना सील ठप्पा लगा देती हैं, अपने मार्क लगा देती हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अगर मैन्युफैक्चरिंग कहलाएंगे। मेडिसिन की बात की गई है, मध्यस्थता जिसको हम बोलेंगे। तो दोस्तों मेडिसिन का इसलिए चर्चा की गई है कि कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो सेलर है उसके बीच में डिस्प्यूट होता है, उसको मीडिएशन के माध्यम से उस डिस्प्यूट को दूर किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे मीडिएशन है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मेंबर इंक्लूड्स प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन। तो मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है उसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ऑल दिस थिंग्स। दोस्तों उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, हम देखते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात की गई है। तो एडवर्टाइजमेंट हम सब देखते हैं कि टीवी में देखते हैं, वो होर्डिंग्स में देखते हैं बहुत जगह। इट शुड बी नॉट मिसलीडिंग एनी पर्सन, तभी हो, अदरवाइज इट उसके ऊपर कॉस्ट लगाया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर किस चीज़ को मिसलीडिंग माना जाएगा, यहाँ पर इसको इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। पहला बोला है कि फास्टली डिस्क्राइबिंग सच प्रोडक्ट और सर्विस, इसी प्रोडक्ट बारे में झूठ बोलना, प्रोडक्ट बारे में झूठ बोलना मिसलीडिंग। अब मुझे तो लगता है कि मोस्टली एडवर्टाइजमेंट इस टाइम पे मिसलीडिंग ही होते हैं। ये फॉल्स गारंटी हो गया जिससे लोग मिसलीड हो जाएं। कन्वे एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच इज मेड बाय द मैन्युफैक्चरर और सेलर और सर्विस प्रोवाइडर वुड कंस्टिट्यूट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो कोई ऐसा काम हो जिसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हो, तो वो क्या कहलाएगा? मिसलीडिंग कहलाएगा। डेलिबरेटली कंसील इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब हमने पढ़ा था कि आपका राइट है, कंज्यूमर का राइट है इस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना। अगर वो व्यक्ति उस एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है तो वो भी माना जाएगा कि वो एडवर्टाइजमेंट है वो मिसलीडिंग है, फॉल्स है, और उसके ऊपर भी फिर कार्रवाई की जा सकती है। अब दोस्तों उसके बाद नेशनल कमीशन की बात की गई है। सेक्शन 53 में दिया हुआ व्हाट इज नेशनल कमीशन, यू रीड। नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट में जो नोटिफिकेशन होता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या वो स्टेट गवर्नमेंट का हो। पर्सन की बात की, पर्सन में कौन आते हैं? इंडिविजुअल आता है, कोई फर्म आती है, हिंदू इन डिवाइडेड फैमिलीज आती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस आते हैं, बहुत प्रकार के पर्सन यहाँ पर दे रखा है। एनी कॉरपोरेशन, कंपनी, बॉडी, ये सब पर्सन आते हैं। एनी आर्टिफिशियल जुरिस्टिकल पर्सन, ये सारे चीज़ आते हैं। फिर 32 बोलता है प्रेस्क्राइब्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस्क्राइब? तो प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स जो रूल्स बनाए हैं उसके हिसाब से कोई काम होता है, दैट इज प्रेस्क्राइब। 33 बात करता है व्हाट इज द प्रोडक्ट, मीन्स एनी आर्टिकल, गुड्स और सब्सटेंस और रॉ मटेरियल और एनी एक्सटेंडेड साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, तो कोई भी सिंपल सा है, कोई सामान,
उसका कच्चा माल हो गया, किसी का छोटा भाग हो गया, ये सब प्रोडक्ट में काउंट होंगे। इसमें आप दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात की गई है 34 में। यहाँ पे बात की गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो मैन्युफैक्चरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट को लेकर, वो उससे नहीं भाग सकता है। तो वही बात यहाँ पर की गई है कि लायबिलिटी किसकी होगी? मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी होगी प्रोडक्ट को लेकर। मैन्युफैक्चर हो गया, सेलर की बनेगी, चाहे वो प्रोडक्ट हो कोई सर्विस हो। अगर उस प्रोडक्ट से कुछ होता है, किसी को नुकसान होता है, तो उसको क्या करेंगे? कंपनसेट कर देंगे। इस लायबिलिटी से वो लोग भाग नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई सामान माना जाएगा तो मैन्युफैक्चरर को या फिर सेलर को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इससे किसी को कोई नुकसान ना हो। जैसे कोई दवाई हो गई, कोई दवाई बना के उन्होंने मार्केट में उतार दिया, अब वो कुछ लोगों को रिएक्शन करने लगी, उसका नुकसान होने लगा है, तो लायबिलिटी यहाँ पर सेलर की भी होगी और मैन्युफैक्चरर की भी होगी। 53 बोलता है प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन मीन्स अ कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के पास अगर कोई जो है शिकायत की गई है। कमीशन याद रखिए, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट होती है उसको हम बोल रहे हैं कमीशन, ठीक है। अब चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की हो, स्टेट की हो या फिर नेशनल हो, तो कंज्यूमर कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। वहाँ जो शिकायत होती है उसकी बात यहाँ पर की गई है। एक्शन जो लिया जाता है उसको हम शिकायत बोलेंगे। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर मीन्स पर्सन हु मेक्स प्रोडक्ट, हाँ जो बनाता है उसकी बात की जा रही है। मेक्स प्रोडक्ट असेंबल करता है और पुट्स कॉस्ट, हम ऊपर पढ़ा था वही चीज़ यहाँ पर आ गई है। मेक्स प्रोडक्ट सेल डिस्ट्रीब्यूट, आगे सारी चीज़ यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 30 सिवर में देखते हैं प्रोडक्ट सेलर। क्लियर है, जो सामान बेचता है वही हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट मीन्स पर्सन हु प्रोवाइड एनी सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रोडक्ट। 39 रेगुलेशंस की बात करता है, चाहे वो नेशनल कमीशन के द्वारा या सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा या रूल्स रेगुलेशन बनाया गया उसकी बात की गई है। रेगुलेटर मीन्स अ बॉडी ऑफ द अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी अदर लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग फोर्स। अगर कोई और लॉ है उसके द्वारा कोई और अथॉरिटी बनाई जाती है तो उसको रेगुलेटर कहा जाता है। 41 में दोस्तों बात की गई है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात की गई है, इसको हम देख लेते हैं, इतने रिलेटिव इंपॉर्टेंट। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ये कोई व्यक्ति का व्यापार कर रहा है तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच टेंड टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस। देख रहे हैं आप दोस्तों, मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस। आप कहीं दुकान में जाते देखते होंगे तो उन लोग क्या करते हैं कि उसकी एमआरपी के ऊपर एक और चीट लगा देते हैं, ऊपर से एक और स्लिप लगा देंगे, तो दैट इज़ अ मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस। जो मैन्युफैक्चरर है उसने जो प्राइस लिख दी वहाँ पे, इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, उसको चेंज नहीं किया सकता है। अब जैसे उसकी प्राइस कितनी है 2000, उस पर लगा दिया 3000 का टैग, ठीक। अब वो लोग बेच रहे हैं, भाई 2000 का सामान है, उसका एमआरपी कंपनी ने तय की है, अब आप उस पर कितना परसेंट दे रहे हो? 75% उसमें छूट दे के आप उसको बेच रहे हो 500 रुपये पे। लेकिन उन्होंने क्या किया, और आप एक बनाया, बेच रहे हैं 500 रुपये पर ही, लेकिन अब उन्होंने एम आर पी कर दिया कितना? 300 रुपये। तो आप देखोगे लगभग 80% ऊपर पहुंच जाएगा ऑफ। तो 80% ऑफ लगा के उसकी एम आर पी बढ़ा दी 80% ऑफ। दैट इज़ अ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, दैट इज़ दी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और भी सारी चीज़ें हैं, प्राइस हो गया, कंडीशन डिलीवरी, हाउ टू अफेक्ट लॉ ऑफ सप्लाईज। देख रहे हैं आप, डिलीवरी कंडीशन, लॉ ऑफ सप्लाईज तो कुछ ऐसा करें जिससे कुछ दिक्कत आए। द मार्केट रिलेटेड टू गुड्स सर्विस सच मैनर टू इम्पोज द कंज्यूमर जस्टिफाइज कॉस्ट। भाई ऐसा कुछ सर्विस कर दो कंज्यूमर पर भार आ जाए, जैसे कोई सामान डिलीवरी करनी थी, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ फिर कंज्यूमर बोले नहीं, अब आपको तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो इट इज़ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बहरहाल आगे चलते हैं। डिलीवर इन द डिलीवर इन द पीरियड एग्रीड बाय ट्रेडर टू सप्लाई और सच गुड्स। भाई बोला था कि आपको हम 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में गुड्स दे देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं।
Any trade practice which requires consumer to buy or hire or avail of the any goods, or in the case may be service as condition prepare for buying, hiring और availing other goods और services, ये सारी चीज़ें। सर्विस की बात की गई, सेवा में फिर बहुत लंबी डिफरेंशन आ जाती है। देखो, सामान के अलावा जो चीज़ आप लेते हैं, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, वो सेवा हो गया। अस्पताल में जाते हैं, वहाँ आप ट्रीटमेंट कराते हैं, वो सेवा हो गई। 43 बात करते हैं स्पूरियस गुड की, बात करते हैं व्हाट आर द स्पूरियस गुड्स, तो उसको हम देख लेते हैं। स्पूरियस गुड्स मतलब सच गुड्स विच आर फॉल्सली क्लेम्ड टू बी जेन्युइन। ठीक है दोस्तों, जिसको हम अक्सर देखते हैं कि खासकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो हमें डिफरेंट ब्रांड के जो ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं उनके नाम पर हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। जूते हो गया, कपड़े हो गया, दवाइयाँ हो गया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। दीज आर दी स्पूरियस गुड्स। आपको जेन्युइन नाम पे फर्जी चीज़ें बेची जाती हैं। स्टेट कमीशन की बात की गई 44 में, आगे देखेंगे। ट्रेडर की बात की गई इन रिलेशन टू एनी गुड्स मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट, इसमें सेलर भी आता है और डिस्ट्रीब्यूट भी आता है। एनी गुड्स फॉर सेल एंड इंक्लूड मैन्युफैक्चरर, इसमें मैन्युफैक्चरर भी आता है वेयर ऑफ, एंड वेयर सच गुड्स आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैकेज फ्रॉम इंक्लूड्स पैकर वेयर ऑफ। ठीक, तो जो पैकर, जो व्यक्ति पैकेज कर रहा है वो इसमें शामिल हो जाता है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर ऑन वन हैंड एंड कंज्यूमर ऑन अदर हैंड हैविंग सच टर्म। उसमें अब देखना, इसमें किसकी बात हो रही है? टर्म की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, हमने जैसे मैंने पहले कहा, कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एज पर दी लॉ। सच टर्म कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द राइट ऑफ सच कंज्यूमर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो भाई आपने ऐसी कंडीशन डाल दी, जो हमने ऊपर कंज्यूमर के राइट्स पढ़े थे उनको भी असर डालते हैं, और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं इनको भी असर डालते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया यहाँ पर। जैसे कि क्या क्या ऐसे आ जाएंगे? रिक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हो गया। इम्पोजिंग एनी पेनल्टी ऑन कंज्यूमर के ऊपर। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली पेमेंट हम नहीं चाह रहे हैं। कई बार होता है लोग पेमेंट ऐसे जानबूझ के नहीं करते हैं, बाद में फिर केस कर देते हैं। इंटेंटलिंग अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहा है। परमिटिंग और हैज़ अफेक्ट ऑफ परमिटिंग one party to assign a contract to the determinant for the other party। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ए से किया था, बी से कर लिया, फिर सी से कर लिया, ऐसी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। और अनावश्यक रूप से उस पर चार्ज लगाना, ये सारे क्या हो गई? अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है दैट विल बी अनफेयर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करें, हमने देखा अनफेयर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट देख लिया 46 में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बात की 47 में। मीन्स trade practice which for the purpose of the promoting the sale, supply goods, किस लिए देख रहे हैं दोस्तों आप सारी चीज़ें? सेल के लिए, सप्लाई के लिए, एक प्रकार से अपने व्यापार बढ़ाने के लिए। सप्लाई एनी गुड्स, प्रोविजन एनी सर्विस, अडॉप्ट अनफेयर मेथड और अनफेयर और डिसेप्टिव प्रैक्टिस इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई भी अगर करता है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी। मेकिंग स्टेटमेंट करता है वो कोई व्यक्ति, गलत स्टेटमेंट करता है, फॉल्सली रिप्रेजेंट करता है गुड्स, तो उसके स्टैंडर्ड को गलत दिखाता है, सर्विसेज को गलत दिखाता है, वे इस क्लास की जबकि वैसी नहीं है। फॉल्सली रिप्रेजेंट्स ई बिल्स, सेकेंड हैंड, ये सारी चीज़ें। रिनोवेटेड, कुछ भी भाई ये नई पुरानी चीज़ नई चीज़ बना के बेचता है। represents that goods or services have sponsorship, approval, performance, characteristic। ठीक, जैसे कोई प्लॉट बेच रहा है, अब बोल दिया मेरे पास सबका अप्रूवल है सॉरी, उसने बोल दिया सबका अप्रूवल है और किसी के पास अप्रूवल नहीं है। किसी ने प्लॉट बेच दिया, खेत में काट के ऐसे बना के बेच रहा है, बोल दिया मेरे पास में अप्रूवल है, इसका डाइवर्जन सब कुछ है, रेरा का अप्रूवल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दैट्स इज दैट मेक्स फॉल्स मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। फॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ के बारे में करता है तो ये माना जाएगा कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया। आपको पता होना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई व्यक्ति करता है, ही इज डूइंग सम क्राइम्स। जी बोलता है गिविंग टू द पब्लिक एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट और एनी गुड्स दैट इज नॉट बेस्ड ऑन द एडिक्वेट और प्रॉपर टेस्ट देयरऑफ। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, गारंटी वारंटी आपको सामान कोई व्यक्ति देता है, कंपनियां देती हैं,
तो उसका टेस्ट होना चाहिए प्रॉपर। अब कोई व्यक्ति बोल दिया कि भैया हम आपको 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, आप यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, वो ऐसे ही दे रहा है, ना कोई टेस्ट है ना कुछ है। तो एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए ना, भाई 2 साल की उसने वारंटी दे दिया, लेकिन 2 साल बाद सारे प्रोडक्ट वो डेड होने लगे, तो एक उसके ऊपर प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। व्हाट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। 6 महीने का दे दिया उसने, 6 महीने बाद ही प्रोडक्ट खराब होने लगा, तब क्या करोगे आप। तो उसका प्रॉपर टेस्ट किया जाना चाहिए। इट इज़ रॉन्ग। और बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, अ वारंटी और गारंटी प्रोडक्ट जो एनी गुड्स और सर्विस प्रॉमिस्ड और रिप्लेस मेंटेनेंस रिपेयर आर्टिकल एनी, ये भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इसमें देखेंगे बहुत सारी कंडीशन है, वी कैन गो वन बाय वन। नाउ दिस फर्स्ट चैप्टर एंड्स हियर। नाउ वी आर कमिंग द बॉडीज डेफिनेशन क्लॉज खत्म हो गया, हम बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात की जाती है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तो कौन बनाएगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। काउंसिल, देखो दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ काउंसिल की बात की गई है, उसका उद्देश्य क्या होगा, इसमें मैं आपको सेक्शन वाइज ना कैसे समझा देता हूँ मोटा मोटी। व्हाट इज दिस, तो मतलब ये काउंसिल होगी जिसको कौन बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका नाम करें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, टू बी नोन एज अ सेंट्रल काउंसिल जो उसको जाना जाएगा। क्या नेचर होगा, इट शुड बी एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, इसका एडवाइस देना काम होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन कौन होंगे, मिनिस्ट्री, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी चेयरपर्सन, इसके चेयरमैन होंगे, बाकी मेंबर्स होंगे। तो प्रोसेस फॉर द मीटिंग एंड काउंसिल, भाई यही मिला करेंगे, एवरी ईयर भी कम से कम इनकी एक मीटिंग तो होगी ही। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो किस प्रकार से आप एडवाइस किसके करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को करेंगे, अथॉरिटीज़ को करेंगे, आगे हम देखेंगे उनको एडवाइस किए जाएंगे, किस प्रकार से कंज्यूमर प्रोटेक्शन को यहाँ पर सिक्योर किया जाए, इस पर ये एडवाइस करेंगे। उसके बाद स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, एक तो सेंटर में होगी, उसी प्रकार से स्टेट में होगी, तो उनका सेम चीज़ वहाँ पर भी है, तो यहाँ पे हमें फिर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगा, और स्टेट कंज्यूमर अफेयर स्टेट गवर्नमेंट पे जो मिनिस्टर होगा उसके चेयरपर्सन होंगे स्टेट के। ऑब्जेक्टिव वही है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगा, इसका भी हेड, अच्छा इसके इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें हेड कौन होगा, इसमें हेड जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के हेड होंगे। उनका काम क्या होगा, उनका काम ये होगा कि भाई अपने डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर काम करना, एडवाइस करना, इसके ऊपर काम करना, अलग बॉडीज़ हैं उनकी हेल्प करना, ये सारी चीज़ हो गया। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेंट्रल कंज्यूमर CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर काफ़ी एक्टिव बॉडी है ये, काफ़ी इसका आप देखेंगे नेट पे सर्च करके, काफ़ी एक्टिव बॉडी है ये, अक्सर न्यूज़ में आती रहती है, कुछ न अच्छे काम करती रहती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका निर्माण, इसका बनाने की बात की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका निर्माण करेगी बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट, इसमें बोलेंगे भाई किस दिनांक से लागू होगा, कहाँ 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 बनाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें। सेंट्रल इसका नाम करेगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, इसको ध्यान रखिए, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हाँ, नोन एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, ठीक, ये सेंट्रल अथॉरिटी है जो देखेगी भैया को, एक प्रकार से ये वॉच डॉग है, ऊपर ऊपर से देखेगी इंडिया लेवल पे, क्या कोई है जो कंज्यूमर के राइट का वायलेशन कर रहा है। तो ये देखो, ये पहली अथॉरिटी हो गया। हमने क्या देखा था, कंज्यूमर काउंसिल जो थी, और ऊपर देखा था कि वो क्या कर रही थी, वो सिर्फ एडवाइस दे रही थी, लेकिन यहाँ पे जो CCPA है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पर सबको वॉच कर रही है, देख रही है। हाँ, स्टेट काउंसिल नेशनल काउंसिल उसको एडवाइस कर रही थी, जबकि ये अथॉरिटी जो है वो उस पर काम कर रही है, एक्शन लेती है, वो शिकायत भी कर सकती है किसी के पास में। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बारे में देखेगी, फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कहीं नहीं हो रहा है ये तो देखेगी, ये सारी चीज़ें देखेगी, इसके ऊपर वो काम करेगी। मतलब एक प्रकार से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को
श्योर इंश्योर करें कि उसके वो इंटरेस्ट उनका बना रहे, उनका अधिकार ये बना रहे। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ कौन कौन रहेगा, चीफ कमिश्नर एंड सच मेंबर ऑफ द अदर कमिश्नर। इसमें एक चीफ कमिश्नर का अधिकारी रहेगा और अदर मेंबर रहेंगे। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, जो वी आर मूविंग अहेड नाउ। नाउ द क्वालिफिकेशन मेथड डिपेंडेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड द, अब जो हमने CCPA में भी देखा अधिकारी होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेंगी, तो इसके बारे में बात करें थोड़ी सी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स बनाए गए, भाई रूल्स अलग से बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि किस प्रकार से अपॉइंटमेंट होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगी, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी, सैलरी कितनी होगी, अलाउंस कितनी होगी, रेजिग्नेशन किस प्रकार से किया जाएगा, उनको किस प्रकार से हटाया जाएगा, ये सारी चीज़ें रूल बनाई जाएगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सैलरीज वगैरह इसमें सारी चीज़ें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर निश्चित करेगी। अब इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या है कि जो CCPA है इसके पास में क्या है, इन्वेस्टिगेशन विंग होती है। इट मीन्स ये भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी मैटर को, ये इम्पॉर्टेंट है। ये किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनके पास पावर इन्वेस्टिगेशन की। डायरेक्टराइजेशन डॉट बहुत सारे रहेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन विंग रहेगी और इसका अलग से इन्वेस्टिगेशन का एक डायरेक्टर रहेगा, इसका ध्यान रखिए। तो आगे चलते हैं। पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की सीधी बात की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर by whatever may called may on the complaint or on the reference made to him by central authority or the commissioner of the regional office required into or investigate complaint regarding the violation of the rights consumer of the class matter related to violation of consumer rights and fair trade practices। ये या फिर कंज्यूमर मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है कि कलेक्टर के पास कोई सूचना आती है, कोई शिकायत आती है, उसकी जांच कर सकता है। और देखना शिकायत वगैरह कोई भी कर सकता है, इतना ध्यान दें आप लोगों को। अब 17 बोलता है कंप्लेंट रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और false or misleading advertisement which are prejudicial or the interest of the consumer as a class may be forwarded either in writing or electronic mode to any one of the authorities। किसी को भी आप शिकायत कर सकते हैं, नेमली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द कमिश्नर फॉर द रीजनल ऑफिस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी आप जो है यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। अब बोल रहा है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। हमने जब देखा है सेंट्रल अथॉरिटी के पावर फंक्शन के बारे में बात की, हमने बोला था उसको बहुत सारी पावर फंक्शन, प्रोटेक्ट हो गया, प्रमोट हो गया कंज्यूमर राइट, उसको ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना, फॉल्स मीडिंग जो हमने ऊपर देखी अभी डेफिनेशन में, वो सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंश्योर दैट नो पर्सन टेक द पार्ट इन पब्लिकेशन एनी एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स जो है उस पर कोई ना ले, जैसे कि बड़े बड़े नेता लोग फॉल्स कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट उसके ऊपर। इंक्वायरी भी कर सकते हैं, कंप्लेन भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर पास इन्होंने। ये हो गया, ये पावर की बात कर दी कि फॉरवर्ड कर सकते हैं किसी भी किसी को जांच करने के लिए। तो आप देखेंगे सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पावर है। वो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कंज्यूमर राइट का सबसे ऊपर बैठा हुआ, तो देश के टॉप पे बैठा हुआ एक वो वॉच डॉग को देखता है प्रॉपर कंज्यूमर के राइट के इंश्योर किए जाएँ, और ये दंडित भी कर सकता है। सर्च सीज तो काफ़ी पावरफुल इन्वेस्टिगेशन करने पावर सही है। और सेंटर एनी पर्सन बाय द ऑर्डर पास बाय सेंट्रल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 20-21 में फाइल अपील नेशनल कमीशन, सीधा वो वहाँ फाइल करेगा, नेशनल कमीशन पास में अपील करेगा। हम कमीशन अभी देखेंगे व्हाट आर द कमीशन, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, और हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ग्रांट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स तो देती है, उनके पैसे सपोर्ट को उन्हें कैसे करेगा। अकाउंट एंड ऑडिट की बात की गई, सेंट्रल अथॉरिटी के अकाउंट ऑडिट की हो गया। फर्निश ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन में बात की गई कि कौन कौन से कंज्यूमर डिस्प्यूट्स होते हैं और उसको किस प्रकार से एड्रेस किया जाएगा, उसकी बात हम यहाँ इस चैप्टर 5 में देखेंगे दोस्तों।
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, हाँ की बात की गई है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट की बात की गई, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश्ड अ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन टू बी नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे हर जिले में न्यायालय होता है एक एक, उसी प्रकार से भी होगा। और आवश्यकता पड़ने पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में उसका एक प्रेसिडेंट रहेगा, नॉट देन टू एंड नॉट मोर देन सच मेंबर में बी प्रिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसा बोले केंद्र सरकार उस प्रकार से उतने मेंबर्स के बनाए जाएंगे, कम से कम 2 तो रहेंगे ही, और एक प्रेसिडेंट भी रहता है डिस्ट्रिक्ट में। क्वालिफिकेशन की बात की गई, क्या क्वालिफिकेशन होंगे उसके। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट, ये सब रूल्स में दिए हुए हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स प्रोवाइड फॉर सैलरीज, और ये अपॉइंटमेंट की बात किसने कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सैलरी वाली स्टेट गवर्नमेंट ने कितना क्या देखना है अपने बजट के हिसाब से। उसके बाद अगले सेक्शन में आते हैं वैकेंसीज इन ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब वैकेंसी पर उसका क्या असर होता है इसकी बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन कौन से हो गए, सब स्टेट गवर्नमेंट की व्यवस्था करेगी। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की जा रही है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की जा रही है, ये देखिए। तो देखो ज्यूरिसडिक्शन मतलब दोस्तों होता है न्यायाधिकार, क्षेत्राधिकार, सॉरी क्षेत्राधिकार। अब क्षेत्राधिकार कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक फिजिकल हो गया, जैसे कोई मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन इंदौर में है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन इंदौर में वो सिर्फ इंदौर के ही केस को देखेगा, वो बाहर के केसेस की सुनवाई, कोई भोपाल केस वहाँ तक नहीं सुनवाई करेगा। उसके कौन सा हो गया, ये फिजिकल, उसका फिजिकल जुरिस्डिक्शन हो गया। उसी प्रकार से एक होता है पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, पेक्यूनियरी मतलब पैसे वाला, हाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, ऐसा ऐसा 3 अलग अलग के हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहला पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन 1 करोड़ का है, दूसरा 10 करोड़ का है, और तीसरा 10 करोड़ प्लस का है। 1 करोड़ तक कौन देखता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ये ऐसे कोई मैटर, कंज्यूमर कोई ऐसे मैटर, ऐसे डिस्प्यूट जिसका 1 करोड़ तक का वैल्यूएशन है वो सुनाई करेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यूएशन है और 10 करोड़ से कम है तो कौन सुनेगा, स्टेट कमीशन सुनेगा, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर नेशनल कंज्यूमर कमीशन सुनेगा। तो ये नॉर्मल जुरिस्डिक्शन हो गया। फिजिकल जुरिस्डिक्शन तो पता ही है, आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तो ये जुरिस्डिक्शन हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने कोई 1 करोड़, भाई 2 करोड़ का आपने कार ली मर्सिडीज, उसमें दिक्कत आ गई है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको स्टेट कमीशन पे आना पड़ेगा, वो आपको रिलीफ ले पाएगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब ये बोल रहा है 35 मैनर इन बीच कंप्लेंट शैल बी मेड। इंपॉर्टेंट है, आपकी महत्व चीज़ है कि भाई कंप्लेंट किस प्रकार से की जाएगी, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। द कंप्लेन इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और agreed to be sold or delivered or any services provided or agreed to be provided may filed with the district commission by। हम किसकी बात करें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात की जा रही है, तो किस प्रकार से हम उसको फाइल करेंगे, अ कंज्यूमर। कौन करेगा फाइल, ए कंज्यूमर करेगा। हम कंज्यूमर की डेफिनेशन देखे थे, कंज्यूमर की डेफिनेशन काफ़ी बड़ी है। To whom such goods are sold or delivered or agreed to be sold or delivered or such services is provided, agreed to provide। to whom, जिसको, मैंने कोई फ्लिपकार्ट सामान ऑर्डर किया है तो वो मैं ही करूँ, कोई और नहीं करेगा। हु अलेज अनफेयर ट्रेड, जो बोलता है भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गई है वो करेगा। एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, वो एसोसिएशन भी कर सकती है, कंज्यूमर एसोसिएशन कोई अगर है तो वो भी कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर कर सकते हैं, भैया बहुत सारे सामान डिफेक्टेड आ रहे हैं तो वन और मोर कंज्यूमर के भी कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल अथॉरिटी भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हमने अथॉरिटी देखी थी ऊपर, जिसको वो भी कंप्लेंट यहाँ पर कर सकती है। तो आपने देखा कि यहाँ पर कंज्यूमर में शिकायत कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर तो कर ही सकता है।
उसके बाद में प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब ये एवरी कंप्लेंट। अच्छा, एक और चीज़ दोस्तों, इसका सब सेक्शन 2 की बात करें तो ये बोल रहा है कि भाई एवरी कंप्लेंट शैल हैव ए फी। फीस, फ्री में कोई केस नहीं होगा। ये एक फीस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम बनाया है कि जो 5 लाख तक के, 5 लाख तक के जो केस हैं उन पर कोई फ़ी नहीं है। वो फ्री में आप केस फाइल कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाके। यू डोंट हैव टू पे एट दैट टाइम, यू डोंट हैव टू पे एनी फीस। अब बात की जा रही है प्रोसीजर बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्या प्रोसीजर होगी? तो एवरी प्रोसीडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल बी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमीशन एंड एटलीस्ट वन मेंबर देयर ऑफ सिटिंग टुगेदर। मतलब ये कि वहाँ पे कौन रहेगा? जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा, वो कम से कम एक मेंबर बैठ के उसके ऊपर सुनेंगे। कोई एबसेंट है तो भी देखो यहाँ उन्होंने बोलते हैं मैम कम से कम 2 लोग रहेंगे, लेकिन किसी कंडीशन बार को नहीं हो पाए तो फिर वो चलाई जाती। प्रोवाइडेड दैट वे आर मेंबर ऑफ एनी रीजन इज अनेबल टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग टिल इट इज completed, the president and the other members shall continue the proceeding from the stage at which it was heard by the previous member। तो मेंबर ए, जैसे ए बी सी डी 4-5 लोग उसमें ग्रुप में हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हैं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। उस कंडीशन में मान लो कि ए और बी ने मिलकर शुरू किया था लेकिन बी बीमार हो गया तो सी आके उसके आगे की प्रोसीडिंग को बढ़ा सकता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट है ऑन रिसीव द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 35 ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को का वो कार्रवाई तभी करेगी जब उसको जो है कंप्लेंट प्राप्त होगी लिखित रूप में। Provide that complaint shall not be rejected under this section unless an opportunity to be heard has been given to the complainant। ठीक है, जब तक कंज्यूमर को सुना नहीं जाएगा रिजेक्ट कंप्लेंट नहीं कह सकता है। प्रोवाइडेड फॉर दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंप्लेंट शैल ऑर्डिनरी बी डिसाइडेड विद इन 21 days। क्या बोला उन्होंने? 21 दिन के अंदर उसको आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। केस की डिसाइड बात नहीं कर रहा हूँ, एडमिसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि भाई आपका कंप्लेंट स्वीकार किया जाता है कि अस्वीकार किया था, उसकी बात यहाँ की जा रही है। 21 दिन के अंदर उसको इसको निर्णय लिया जाएगा। जब एक बार स्वीकार कर ली गई है तो उसमें प्रॉपर नोटिस जारी होंगे संबंधित कंपनियों को। और अगर मान लो कोई कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उस 21 दिन के अंदर उनको सूचित नहीं कर पाया कि भाई हमने स्वीकार किया नहीं स्वीकार किया, तब माना जाएगा उसको एडमिट कर लिया गया है। ठीक है, उस कंप्लेन को एडमिट कर लिया गया है, ये माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे चलें। 38 डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल प्रोसीजर ऑन द एडमिशन ऑफ कंप्लेन। अभी एडमिशन ले लिया तो फिर क्या होगा प्रोसीजर? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल ऑन एडमिशन ऑफ द कंप्लेन इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस रेफर्ड फॉर द मेडिएशन ऑन द फेलियर ऑफ द सेटलमेंट बाय मेडिएशन प्रोसीड विद सच कंप्लेंट। अब देखो दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेडिएशन की बात हो रही है। मेडिएशन किया जा सकता है मतलब मध्यस्थता। तो इस बीच में हम आगे इसी एक्ट में पढ़ेंगे अभी आगे मध्यस्थता। तो अगर जो का डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो मध्यस्थता के लिए डालता है, वहाँ पे फेल होता है तो फिर ये फला फला प्रक्रियाएँ करेगा। पहले कोशिश करेगा मध्यस्थता हो जाए, केस में जाना पड़े। तो भाई 3 कॉपी में दी जाती कंप्लेन, तो एक कॉपी सीधी सीधी बात मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक कॉपी तो किसके पास में रहेगी? कंज्यूमर के पास रहेगी। एक पास डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के पास में रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास रहेगी। एक कॉपी उसको भेजी जाएगी जिस जो सेकंड पार्टी है, इट मीन जो सर्विस प्रोवाइडर या फिर जिसने सामान बेचा है उसको भेजी जाएगी। और उसके जवाब के वहाँ पर पूछ गई भाई क्या बोल रहा है, क्या स्टैंड है उसका, ये यहाँ पर जाना जाएगा। और ये चलें। एक्स पार्टी हो सकता है, अगर पार्टी अपीयर नहीं होती है तो बिना उसको सुने भी प्रस्तुत साक्ष्यों प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पे जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वो उस पर कोई फैसला देता है।
अब finding of district commission, where the district commission is certified that a goods complaint against the sufferer from any of the defect is specified in the complaint, or that allegation containing the complaint about the services or inappropriate practices or claim for the compensation under the product liability are proved, it shall issue order to the opposite party directing him to be done or मोर फॉलोइंग, मतलब एक बार से सीधी सीधी बात है, लास्ट फैसला लिया सकता है, उसमें आदेश दिया सकता है कि भाई आप क्या कीजिए। भाई आपने कोई वॉशिंग मशीन ली, आपने क्या किया, एक वॉशिंग मशीन ली, उसमें कोई कमी आ रही है, उसको ठीक नहीं किया गया, तो वॉशिंग मशीन को ठीक करने का आदेश दिया सकता है। वॉशिंग मशीन को ठीक करने का आदेश दिया जाता है। रिप्लेस गुड्स, उसको चेंज कर दो, वापस उसको वापस कर दो, उसको कंपनसेट कर दो, बहुत सारी चीज़ ऐसे अवार्ड दे सकता है। तो यहाँ कोई सीमा नहीं है कि क्या, बस इट कुड बी डन एनीथिंग इन द फेवर ऑफ द complainant or the consumer, any good order could be passed. अब आगे चले तो रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इन सर्टेन केसेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि रिव्यू भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन यहाँ रिव्यू पावर दिया हुआ है। हम नॉर्मल केस की बात करें तो किसी भी, चाहे वो क्रिमिनल हो सिविल केस में होगा, रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को दे रखी है, अन्य कोर्ट को नहीं है। लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को रिव्यू को पावर दे रखी है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास्ड, जो उसने ऑर्डर दिया उसको पास को रिव्यू कर सकता है, उसके बाद देख सकता है अगर अपील कोई करता है तो। बाय इट इफ देयर इज एन एरर apparent on the face of the record, either of its own motion या उसके द्वारा खत्म हो गया, और on an application made by any party, खुद दे सकता है वो, या फिर कोई पार्टी एप्लीकेशन करता है तब भी दे सकता है। देखो अब सेक्शन 41 में अपील की बात की गई है, तो अपील की जाएगी। किसकी अपील की बात की गई? जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की बात की गई है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कितने लिमिटेशन है? 45 दिन की, 45 डेज़ की। जैसे कि आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने आपके अगेंस्ट कोई आदेश पारित कर दिया है, तो आपको 45 दिन के अंदर आपको स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास में जाना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको। एनी पर्सन एग्री बाय ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द फैक्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, ग्राउंड हो गया, ग्राउंड क्या होगा? फैक्ट्स होंगे या फिर लॉ हो गया विद 45 डेज। और जो 45 डेज की जो सीमा है, जो स्टेट कमीशन के ऊपर, चलो किसी कारण से भाई बीमार हो गया, जैसे कोरोना लग गया था, उस टाइम पे ये सीमा को बढ़ा दिया गया था, निश्चित बहुत टाइम तक के लिए बढ़ाया गया था। बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई अन्य कारण से नहीं पाया, तो उस कंडीशन में इसको 45 डेज को और बढ़ाया जा सकता है, तो केस टू केस जो चेंज। Provide further that no appeal by a person who is required to pay any amount in the terms of the order of district commission shall be entitled of the state commission unless the deposit 50%। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अब मान लो कि आपने ऑनलाइन एक मोबाइल मंगवाया था, मोबाइल डिफेक्ट निकला, कंपनी उसको वापस नहीं किया। इस कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया, और मोबाइल की कीमत 50,000 थी, बोला 50,000 तो दो ही दो, साथ में 10,000 रुपये इनको जो परेशान हुए हैं वो भी दो। तो टिफकार 60,000 देने अमाउंट कर दिया कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने। तब जब वो अपील में जा रहा है तो उसको 30,000 मतलब 30,000 मतलब 50% 50% जमा करना पड़ेगा, तभी अपील में जा सकता है। ठीक, जितना अवार्ड किया गया उसका 50% जमा कर देगा, तभी अपील में जा सकता है, अन्यथा अपील पे नहीं जाया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन। अब ये स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट, अभी अब हमने क्या देखा था पहले, बड़ा फिर छोटा छोटा चलता से अथॉरिटीज़ की बात हो गई। अब यहाँ पर इसकी बात हो रही है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आ गया, स्टेट आ गया, फिर नेशनल आएगा। आप देखेंगे आगे चल के। आगे बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय। अब देखो ये वैसे ही है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करने की, सीधी सीधी जान लो कि आप अपील जा सकते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के ऊपर, या
इसमें इसमें हमने वहाँ क्या देखा था, वहाँ कम से कम एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए। नॉट लेस देन 4 और मोर देन सच नंबर मेंबर में भी प्रिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। क्वालिफिकेशन की बात हो गई, यहाँ कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी, सैलरी वगैरह स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। Transitional provisions. Any person appointed as the president or the case may be member of the state commission immediately before the commission of the act shall hold the office as such. अगर पहले कोई ऐसी व्यवस्था थी तो वो सीधा सीधा नहीं बन जाएगा, जैसे कि इसके पहले जो एक्ट 1986 का लगा उसकी बात की जा रही है। ऑफिस एंड एम्प्लॉय स्टेट कमीशन, तो ये सब स्टेट की कमाई है। जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन की बात की गई, तो मैंने पहले बता दिया कितने जुरिडिक्शन है दोस्तों, 2 प्रकार से, जैसे मध्य प्रदेश की हो गई। तो 2 प्रकार जुरिडिक्शन की बात की गई है। एक जुरिडिक्शन कौन सा होगा, क्षेत्र भौतिक फिजिकल, तो पूरे मध्य प्रदेश की हो गई। एक होता है पेक्यूनरी, पेक्यूनरी में कितनी बात की गई है, 10 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ की बात की गई है। तो इन केसेस को वो सुनेगा कौन, स्टेट कमीशन ऐसे केसेस को सुनेगा। अब आगे चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द केसेस हो सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लेनेंट और इट्स ऑफ मोशन द स्टेट कमीशन में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग ट्रांसफर एनी कंप्लेंट पेंडिंग बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू अदर डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द स्टेट इफ द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इज सो रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो केस को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर किया सकता है, कौन करेगा, स्टेट कमीशन करेगा। प्रोसीजर एप्लीकेबल टू स्टेट कमीशन, क्या प्रोसीजर होगी भैया तो प्रोविजन रिलेटेड टू कंप्लेंट अंडर सेक्शन 35, 36, 37, 38, 39 shall which such modification as may be necessary be applicable to the disposal of the complaint by the state commission। जैसा हम लोग उस प्रकार से कर सकते हैं, वो कोई खास स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। also declare any terms of the contract which unfair well void, तो इसको काफ़ी पावर दे देगी स्टेट कमीशन को। रिव्यू बाय स्टेट कमीशन इन सर्टेन केसेस, रिव्यू कर सकता है स्टेट कमीशन। सेल हैव द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ द ऑर्डर पास बाय इट, स्वयं का ऑर्डर को भी वो रिव्यू कर सकता है, जैसे 42 में था, यहाँ 50 में। अपील टू नेशनल कमीशन, अब कोई व्यक्ति अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी खुश नहीं है तो नेशनल कमीशन पे अपील कर सकता है। एनी पर्सन एनी ऑर्डर मेड बाय स्टेट कमीशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंपेयर्ड सेक्शन सेक्शन 47 may prefer an appeal against such order to the national commission within period of 30 days। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ आपका क्या चेंज हो गया, यहाँ पर लिमिटेशन चेंज हो गया। यहाँ इन्होंने क्या कर दिया है, 30 डेज नेशनल कमीशन कर दिया, 30 दिन, और स्टेट कमीशन में कितना था, 45 डेज था। यहाँ पे उसी चीज़ को भाई कन्वेंशन ऑफ डिले, डिले अगर उचित कारण से है तो उसको कोर्ट डिनाई कर सकती है कि भाई ठीक कोई बात नहीं, आपका जो उचित कारण दिखता है तो हम आपको डिले को स्वीकार करते हैं। उसके बाद 52 बोलता है हियरिंग ऑफ द अपील, तो बोला भैया जल्दी जल्दी सुना जाएगा, इसको डिले नहीं किया जाएगा। उसका 50 से बोलता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन बात की जा रही है, तो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कहाँ पे हो गई है, नेशनल कैपिटल रीजन में हो गई है, मतलब दिल्ली में। एंड परफॉर्म्स फंक्शन एट सच अदर प्लेसेस, या कोई अन्य जगह पर भी हो सकता है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे उस प्रकार से। और इसकी घोषणा कहाँ की जाएगी, ऑफिशियल गजट में। इसकी कुछ रीजनल बेंचेस भी हो सकती हैं। कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन, कंपोजिशन मतलब उसमें कौन कौन होंगे, कौन कौन मेंबर्स होंगे। एक प्रेसिडेंट होगा, नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच मेंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कम से कम एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स होंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन, क्वालिफिकेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे वैसा ही होगा। क्वालिफिकेशन हो गई, सैलरी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। अदर ऑफिसर एम्प्लॉयज, ये सब व्यवस्था की जाएगी। जुडिशल ऑफ नेशनल कमीशन, इसकी जुडिशल बात की पूरे भारत भर के सारे केसेस इसके पास आ सकते हैं। मोर देन 10 करोड़ रुपीज़ वाले वो
और सीधे देखो, एक तो अपील कर सकते हैं उससे, कोई ये केस डायरेक्ट भी ले सकती है, कोई केस डायरेक्ट, जैसे कंप्लेन अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट where the value of goods or services paid as a consideration exceed 10 करोड़ रुपीज़, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर सीधा केस उनके पास आ जाएगा। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन हो गया, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी को अपील कर दी है तो वो उनके पास में आएंगे। या फिर कोई कॉल रिकॉर्ड स्वयं बुला सकती है। विद प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नेशनल कमीशन, प्रोसीजर की बात सिंपल सी है, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। आएगी, नोटिस सबको जारी होंगे, पार्टी अपना अपना पक्ष रखेंगी और फिर फैसला आएगा। रिव्यू बाय नेशनल कमीशन, यहाँ भी रिव्यू दे रखे हैं, पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर वेयर एन ऑर्डर is passed by national commission ex parte, the aggrieved party may make an application to commissioner for setting aside। अगर कोई एक्स पार्टी को ऑर्डर किया गया तो आवेदन दे सकता है कि समान जिसको आप सेट असाइड कीजिए एक्स पार्टी ऑर्डर को, ट्रांसफर ऑफ द केसेस के बाद यही केस ट्रांसफर कर सकता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को किसी अदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर से अदर स्टेट कमिश्नर में केस ट्रांसफर कर सकता है, मतलब भोपाल केस हो सकता है यूपी ट्रांसफर कर दिया जाए। या फिर एक स्टेट कमीशन केस किसी दूसरे स्टेट कमीशन को ट्रांसफर कर दिया जाए। इट कुड पॉसिबल, इट हैव द पावर टू री नेशनल कमीशन वैकेंसीज और डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट नॉट टू इनवैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस दिया जाएगा जब भी कोई केस होगा, नोटिस तो दिया ही जाता है, अदरवाइज नहीं केस नहीं चल सकता है। एक्सपर्ट्स टू असिस्ट नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो असिस्ट करेंगे उनको बुलाया जा सकता है नोटिस देकर, भाई आप बताइए। हैं, जैसे कंज्यूमर की बात हो गई, किसी व्यक्ति ने कोई कार ली, ठीक है, कार खराब थी, वो क्लेम कर रहा है कि सर मुझे इन्होंने पुरानी कार दे दी, कार खराब थी। तो जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं वो आके बताएंगे कि हाँ नई है पुरानी है, जो इस पर विशेष जानकारी रखते हैं। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, तो अपील कहाँ की जा सकती है दोस्तों, नेशनल कमीशन की, तो बहुत स्पष्ट है, नेशनल कमीशन की अपील कहाँ सकती है, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। इसमें भी लिमिटेशन इन्होंने दी है 30 दिन के, 30 दिन के अंदर इस अपील को आपको करना होगा। डोनेशन हो ही सकता है। द एवरी ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन in the case may be shall, if no appeal has been preferred against such order under the provision of this act be final। मतलब ये कि इनके जो ऑर्डर्स होंगे चाहे स्टेट कमीशन के हों, नेशनल कमीशन के हों या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, फाइनल होंगे। अपील है तो ठीक है, अगर अपील का पीरियड निकल गया तो ये माना जाए कि भैया ये तो फाइनल ऑर्डर है, आप हमारे ऑर्डर को कंप्लाई कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें यही प्रावधान है कि कोई व्यक्ति ऑर्डर नहीं माना तो वो जेल तक भेजा सकता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है 69, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा आप। 69 लिमिटेशन पीरियड की बात करता है। ये लिमिटेशन पीरियड किसकी है कि अगर आपको कोई केस लेके आना है, आपको कोई केस लेके आना है कहीं भी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई केस लेके आना है या फिर स्टेट कमीशन में या नेशनल कमीशन में कोई केस लेके आना है, उसके लिए लिमिटेशन बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर लिमिटेशन कितना, लिमिटेशन मतलब हो गया समय सीमा, आपको उतने समय के अंदर केस लाना है तो केस आप नहीं ला सकते हो, आपको उतने समय में केस लाना है तो केस आप नहीं ला सकते। कितना है समय, ये दोस्तों 2 साल है। आपको 2 साल के अंदर, भाई आपने कोई प्रोडक्ट लिया था, आपने मोबाइल लिया था, आपको मोबाइल ख़राब हो गया, आपने किसी से कोई करोड़ों का सौदा किया था, वो उन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको 2 साल के अंदर। अच्छा यार एक और चीज़ ध्यान दें, इसमें प्रॉपर्टी डील वगैरह आती है, वो भी आती हैं, प्रॉपर्टी डील लाखों में होती हैं। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, घर लिया, उन्होंने कोई धोखा दे दिया आपको, नहीं दी प्रॉपर्टी डीलर की, ट्रेड प्रैक्टिस गलत थी उनकी, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो आप 2 साल के अंदर, जिस दिन से आपको पता चला उसके 2 साल के अंदर आप इस केस को ला सकते हैं। और फिर कंडोनेशन ऑफ डिले यहाँ पर भी होती है कि इसको आप और लंबा की रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें पता नहीं था, मैं बीमार था, ये सारी चीज़ें। उस बाद दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की, नेशनल कमीशन सेल हैव द अथॉरिटी टू ले डाउन सच एडिक्वेट स्टैंडर्ड इन द consultation of the central government time to time for the better protection of the interest of the consumer, and for that purpose shall have the administrative control over all the state commission and following matters namely। तो एक प्रकार से ये है कि स्टेट जो नेशनल कमीशन होता है उसका कंट्रोल किस पर होता है, स्टेट कमीशन पर होता है, और स्टेट कमीशन का फिर कंट्रोल तो होता ही किस पे, अपने जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होते हैं उन पर तो उनका कंट्रोल रहता ही है। तो जैसे कौन कौन से होगा, टर्म्स ऑफ द दियर डिस्पोजल ऑफ द बाय कॉलिंग ए पीरियड रिटर्न रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन डिस्पोजल पेंडेंसी ऑफ द केस, भैया आपको किस पास केस का निपटारा करना है उसके ऊपर नियम बना सकती है। इन्वेस्टिगेशन, अब कि
मान लीजिए जो ये नेशनल कमीशन के ऊपर कुछ शिकायत आती है कि फला डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट ने या स्टेट कमीशन के प्रेसिडेंट ने कोई करप्शन किया है, तो उसकी जांच कर सकता है। या फिर केसेस को डिस्पोज करने के लिए यूनिफॉर्म पूरे देश भर में एक प्रकार का तरीका हो। तो ऐसे बहुत सारे नियम ये लोग बना सकते हैं, जुरिडिक्शन के मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इन्फोर्समेंट की बात करिए कि भाई ऑर्डर्स जो दिया जा चुका है उनकी क्या वैल्यू होगी। तो एवरी ऑर्डर मेड बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन शैल बी इन्फोर्स्ड बाय it in the same manner as if it were a decree made by the court in a suit before it and the provision of the order 21 of the first schedule of the CPC। मतलब ये जो सिविल केस होते हैं उसी प्रकार से इसके ऑर्डर को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। उसमें मुख्तलिफ प्रक्रिया है। भैया आपके पास आदेश गया, आप ये सामान दीजिए, नहीं दे रहा है वो, उसको पकड़ के जेल में रह सकता है, उससे बल से भी प्रयोग किया जा सकता है। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस ऑफ ऑर्डर। अब कोई व्यक्ति कंप्लाइंस नहीं करता है तो वहाँ उसको पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है। अब देखिए क्या पेनल्टी होगी भैया। whoever fails to comply with the order of the district commission or the state commission or the national commission as the case may be shall be punished with imprisonment for term which may extend 1 महीने कम से कम होगी, बीच में एक्सटेंड टू 3 years, और साथ में फाइन भी ले सकती है जो 25,000 रुपीज़ से कम नहीं होगी, जो कि 1 लाख रुपए तक की हो सकती है। तो देखिए आप कि अगर कोई व्यक्ति आदेश नहीं मानता उसमें 3 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक उसमें जुर्माना हो सकता है। शैल हैव द पावर ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। अब अच्छा, इनको पावर के जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर रहेगी, इनको जो न्यायाधीश को होती है जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, वही पावर इनके पास रहेगी। किसके लिए? फॉर द एग्जीक्यूशन। चलिए आगे चले आप। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 72। अब जैसे हमने 72 क्या देखा, कोई व्यक्ति ऑर्डर नहीं मान रहा, उसके अगेंस्ट अपील भी की जा सकती है। तो अगर स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने किया तो स्टेट कमीशन को, स्टेट कमीशन ने किया तो नेशनल कमीशन को, नेशनल कमीशन ने किया तो सुप्रीम कोर्ट को। ये हो गया। अब दोस्तों अब बात होती है मीडिएशन की बात की गई, हमने देख लिया पूरा केस किस प्रकार से चलेगा। अब दोस्तों बात होती है मीडिएशन की, बात होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंज्यूमर मीडिएशन सेल। तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी कंज्यूमर मीडिएशन सेल का एस्टेब्लिशमेंट करेगी। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। कोई विवाद कंज्यूमर के बीच में हो रहा है, कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर या सेलर के बीच में, तो उसको मीडिएशन से करवाए समाप्त कर दिया जा सकता है। सेल टू बी अटैच टू ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब जहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन रहेगी वहाँ पर, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कमीशन रहेगी, जहाँ स्टेट कमीशन रहेगी वहाँ पर एक मेडिसिन सेंटर भी रहेगा। और सेंटर गवर्नमेंट सेल स्टेब्लिश बाय नोटिफिकेशन कंज्यूमर मेडिसिन सेल टू बी स्टेट नेशनल कमीशन, मतलब कि जहाँ जहाँ कमीशन है वहाँ एक साथ में एक ऐसा स्टेब्लिश में रहेगा जिसको हम बोलेंगे मेडिसिन सेल के नाम से बोलेंगे। जिसमें सब जो लिस्ट ऑफ द इम्पैनल मीडिएटर, मतलब लिस्ट रहेगी कौन कौन मेडिएशन कार्रवाई में भाग लेगा, उनकी सबको सूची रहेगी, वो मेडिएशन करवाएंगे। इम्प्लीमेंट ऑफ मेडिएटर्स, इम्पैनलमेंट ऑफ मेडिएशन। इम्पैनल कैसे होगा, उसके तरीका होगा, भाई एडवोकेट रहेंगे, कोई व्यक्ति आ सकते हैं इसमें। नॉमिनेशन ऑफ द मेडिएटर फॉर पैनल, ड्यूटी ऑफ द मेडिएटर डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ मेडिएटर इन सर्टेन केसेस। मतलब ये कि पूरी टीम रहेगी जिनका काम मेडिसिन करेगा। और प्रोसीजर फॉर द मेडिसिन बात की, धारा 79 में बात की गई है, तो ये थोड़ा हम इसको चर्चा कर लेते हैं। मेडिसिन शैल बी हेल्ड इन द कंज्यूमर मेडिसिन सेल अटैच टू द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वेयर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज रेफर्ड फॉर द मेडिसिन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अच्छा, रेफर कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन करेगी, उनको रेफर किया जा सकता है। तो mediator nominated by such a commission shall have regard to the right and obligation of the parties, the usage of the trade, if any circumstances give rise of the consumer dispute, and such other relevant factor as may be
डीम नेसेसरी दैट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, ठीक है, उसमें नेचुरल जस्टिस के लॉ को फॉलो करते हुए उस कार्य को सेटल करने की कोशिश करेगा। मेडिएटर्स शुड शैल कंडक्ट मेडिएशन विथ इन सच टाइम एंड इन सच मैनर इज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस। जो बाद में कोई नियम कानून अगर बनते हैं तो उस प्रकार से क्या होगा, मेडिएशन की कार्रवाई की जाएगी, सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। तो दोनों पार्टियां बैठेंगी, सेटलमेंट करने की कोशिश की जाएगी, सेटलमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है। अकॉर्डिंग सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ द ऑर्डर, अब यहाँ सेक्शन 81 ने बोल दिया है कि कोई सेटलमेंट रिकॉर्ड, अब भाई दोनों पार्टियां, हमने वो एक फ्रिज लिया था, फ्रिज बोला ठीक है हम आपको फ्रिज दे देते हैं, बोला ठीक फ्रिज दे देंगे, कॉस्ट वॉस्ट नहीं चाहिए, तब सेटलमेंट हो गया, उसको ऑर्डर लिख देंगे और उसको फॉरवर्ड कर देंगे इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जिस जिस भी अथॉरिटी ने उसको फॉरवर्ड किया उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर वो उदाहरण 3 की बात करें, अगर वो प्रॉपर सेटल नहीं हो पाता है, इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, केस वापस कहाँ चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड जैसे कमीशन के पास चला जाएगा, वो उसको डिसाइड करेगा। और हाँ एक और चीज़, अगर आप मीडिएशन प्रोसेस में जाते हैं और आपने वहाँ कोई मीडिएशन स्वीकार कर लिया, सेटलमेंट आपने स्वीकार कर लिया, उस कंडीशन में आप अपील पे नहीं जा पाएंगे, इतना ध्यान रखिए, आप उस कंडीशन में अपील पर नहीं जा सकते। तो आप मीडिएशन आप तभी कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ आपका फ़ायदा कुछ होता है, नहीं तो आप मीडिएशन मत कीजिए। इसलिए वकीलों को आप सलाह लेनी चाहिए। आपको लगता है दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन लीव कमेंट, आई विल हेल्प यू, तो क्या आप क्या किस प्रकार से कर सकते हैं। वी हैव गुड टीम ऑफ एडवोकेट्स एज वेल, दे विल हेल्प यू। अब एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, प्रोडक्ट लायबिलिटी बोला है, प्रोडक्ट लायबिलिटी, एक्शन लायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, तो ये खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने जो डेफिनेशन दिखाया है इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर उन्होंने। हमारी जो मेन, हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम यहाँ पर फिनिश कर चुके हैं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की बात की गई, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। तो अगर कोई व्यक्ति अगर सेंट्रल अथॉरिटी की कोई डायरेक्शन, हमने देखा ऊपर शुरू की धाराओं में देखा था बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी बनी है, उसके कोई अथॉरिटी को नहीं मानता, उस पर सजा दी सकती है। देखिए हमें तो नॉर्मली कहाँ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, ऐसे कमीशन जाना चाहिए, लेकिन आप अगर कोई जनरल कॉमन हित की बात है तो आप सीधे सीधे कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, आप सेंट्रल अथॉरिटी पे भी कर सकते हैं, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, या फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ भी कर सकते हो। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, स्टेट में जो उसका चेयरपर्सन है, और सेंट्रल में जो उसका चेयरपर्सन है, वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर कार्रवाई करने के लिए कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, किसी को निर्देशित कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, दे हैव ऑल द पावर। तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी के किसी आदेश को कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो दोस्तों उस कंडीशन में उस पर 6 मंथ तक की सज़ा मिल सकती है, या फिर फाइन हो सकती है, जो 20 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कोई करता है फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो उसको भी सज़ा यहाँ पर दी जा सकती है, जो 5 साल तक की हो सकती है। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल, स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग अडल्टर, मतलब ये कि आपको ये दूसरी पदार्थ बेचते हैं, जैसे आजकल त्यौहार का सीजन आ रहा है तो क्या करते हैं कि लोग बहुत सारा ख़राब सामान बेचने लगते हैं, तो उसकी सज़ा की बात की गई, गंभीर अपराध है ये बहुत ज़्यादा। तो आप देखेंगे इसमें सज़ा भी उसी प्रकार से है, जैसे 6 मंथ और 1 लाख रुपये तक का फाइन हो सकता है। और किसी की इंजरी होती है, और किसी की इंजरी नहीं होती है, किसी की इंजरी होती है, तब ये फाइनली एक्सटेंड होकर कितना होगा, 3 लाख तक का हो सकता है, और 1 साल तक सजा हो सकती है। और इंजरी ऐसी जिसको ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर 5 लाख तक की जुर्माना है, और जो सज़ा है वो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई व्यक्ति उसकी डेथ ही हो जाती है, तब उसको उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, और 10 लाख से कम के जुर्माना नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी गंभीर यहाँ पर लॉ देख सकते हैं कि इसमें अल्ट्रेशन है, कोई व्यक्ति अगर अल्ट्रेशन है तो वहाँ पर लॉ काफ़ी गंभीर है। चलिए आगे चलते हैं अब। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग और सेल फॉर द स्टोरिंग और सेलिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिंग और इम्पोजिंग स्पीरियस गुड्स, मिलावटी पदार्थ हो गया, कोई व्यक्ति बेचता है वो मिलावटी खतरनाक हो गया, तो इस कंडीशन में सजा मिल सकती है
कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ द बाय द कोर्ट। तो ये स्पष्ट बोल दिया कोई कोर्ट जो है कंज्यूमर मैटर के को कॉग्निजेंस नहीं लेगी। नो कॉग्निजेंस शैल बी टेकन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 88 89 एक्सेप्ट ऑन कंप्लेंट फाइल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट। तो इसमें कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा किसी कोर्ट के द्वारा जब एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा। और सेंट्रल अथॉरिटी को सर्च वर्च की पावर दे रखी, काफ़ी सारी पावर्स हैं। उसके बाद में मेजर टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द ई कॉमर्स डायरेक्ट सेलिंग एक्सेट्रा फॉर पर्पस ऑफ द प्रोवाइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स द डायरेक्ट सेलिंग एंड आल्सो to the product in the interest and right of the consumer, the central authority may take such measures in the manners may be prescribed। मतलब उसको रोक सकती है, कंट्रोल कर सकती हैं। और जितने इसमें अधिकारी हैं, जितने कमीशन के अधिकारी हैं, सब कौन हो गए यहाँ पर? पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस, ये सब ऑफेंस क्या हो सकते हैं? कंपाउंडिंग हो सकते हैं। आपको सेविंग्स की गई है कि मैनर ऑफ द क्रिएटिंग पेनल्टी प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कोई व्यक्ति अगर अच्छी मन से उसको एक काम करता है और उससे कोई गलती हो जाती है तो वहाँ उसको सेविंग, उसको बचाया जाएगा, उसको वहाँ पर पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। पावर टू गिव डायरेक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे सकती है? सेंट्रल अथॉरिटी दे सकती है डायरेक्शंस। एक्ट नॉट इन डेरिवेशन ऑफ द एनी अदर लॉ, मतलब ये कि लॉ है किसी अन्य एक्ट को प्रोहिबिट नहीं करेगा। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। ये दोस्तों हमने देखा। उसी प्रकार से हम देखेंगे आगे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है अलग अलग विषयों पर, अलग अलग बिंदुओं पर। पावर ऑफ द नेशनल कमीशन टू मेक रूल्स, नेशनल कमीशन भी रूल बना सकती है अपने लिए, अपने काम को अच्छे तरीके से काम करने के लिए। प्रोसीडिंग्स को करने के लिए पावर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशन, सेंट्रल अथॉरिटी रूल बना सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पावर टू, जो रूल्स बना जाएंगे पार्लियामेंट के उसमें रखे जाएंगे और उसके बाद में उसको पास किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर स्टेट गवर्नमेंट के रूल बनाती है तो उसको कहाँ रखे जाएंगे? स्टेट के लेजिस्लेचर में रखे जाएंगे, उसको फिर इस प्रकार से पास किया जाएगा। पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़, कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो उसको दूर किया जा सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके। रिपील्स एंड सेविंग्स, दोस्तों इस प्रकार से एक्ट हमारा ख़त्म होता है। आपने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट था ये, और मैंने जनरल सेंस में जाके आपको सेक्शन वाइज चीज़ें बताई हैं कि आप देखिए इस एक्ट में किसी वकील की करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप स्वयं जाके सिंपल सा आवेदन बना के, आपके पास में बिल वगैरह होने चाहिए, उसके दस्तावेज होने चाहिए, और आप सीधे कहाँ पहुँच सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल, जैसा जो जुरिडिक्शन है। 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाइए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है तो आप जाइए स्टेट कमीशन पे, और उससे ज़्यादा है तो आप जाइए नेशनल कमीशन पे, और वो आप स्वयं शिकायत कर सकते हैं। और लेकिन इतना ध्यान रहे कि बहुत रिसर्च करने के बाद जाइए, क्योंकि आपकी गलती फिर आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, आई विल कॉन्टेक्ट यू। आपको इस वीडियो के इसमें मेल आईडी मिलेगा, उसमें मेल भी कर सकते हैं। बस दोस्तों, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। और कैसा लगा आपको ये थोड़ा मेरी कोशिश कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ हेल्प मी by subscribing this channel, by sharing this video. Thank you very much.